न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी प्रचार का शोर। 1 जून को होगा 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवारों के लिए मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का किया आग्रह। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की दी थी जानकारी। कहा अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी खींची जा चुकी है रूपरेखा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। जेपी नड्डा ने पंजाब के अमृतसर में तो योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल के हमीरपुर में रैली को किया संबोधित। राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में की जनसभा। वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता के जादवपुर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। आबकारी नीति मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है पानी। जनता के बीच आक्रोश। पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर जताया विरोध। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आज शाम लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत के साथ अलग अलग स्थानों पर जनसभा करने वाले हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण के मतदान के लिए एनडीए और विपक्ष के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आखिरी चरण के दिग्गजों की बात करें तो 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट से चुनावी रण में है। अखाड़े में जी जान से जुटे दिग्गज उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ता झुलसा देने वाली धूप में भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और वहीं मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने समस्त काशीवासियों से अपील की है। उन्होंने भोजपुरी में दिए अपने संदेश में काशी के विकास की गति को जारी रखने और बीते 10 सालों में काशी के चहुमुखी विकास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की कृपा और जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। उन्होंने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का आग्रह किया है।
काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। काशी के युवा नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री ने पंजाब होशियारपुर में चुनावी जनसभा की। साल 2024 लोकसभा चुनावों की ये रैली आखिरी रैली भी रही। आज शाम 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने होशियारपुर की धरती पर संत रविदास और गुरु गोबिंद सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वालों की स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति का ही नतीजा रहा कि बंटवारे के समय करतारपुर पर ये अपना दावा नहीं कर सके। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और झूठवादियों ने नशे और शराब से कमाई के साधन बना लिए। शराब घोटाला पूरी दुनिया जानती है। अब तो नारी उत्पीड़न में भी ये नंबर 1 बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके नेताओं का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी और नीयत में खोट है। ऐसे कांग्रेस और इंडी वाले लोग संविधान की बातें करते हैं। आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों,
मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और ओडिशा के बालासोर वहां वो पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो ओडिशा की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर उन्हें आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की महत्वपूर्ण देवरिया लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से भाजपा ने ITN और सामाजिक कार्यकर्ता शशांक मणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। शशांक मणि त्रिपाठी का कहना है कि पूर्वांचल में कभी माफिया और गुंडा राज हुआ करता था, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिससे इलाके का विकास भी प्रभावित हुआ, लेकिन भाजपा की सरकार में यह खत्म हुआ है। शशांक मणि त्रिपाठी से बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 1 जून को उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उसमें पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटों में से एक देवरिया सीट भी शामिल है। हमारे साथ बात करने के लिए NDA और BJP गठबंधन के जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं शशांक मणि त्रिपाठी जी हैं। शशांक जी, आपको यहाँ से उतारा है BJP ने, NDA गठबंधन ने, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के पास, किस तरीके से जनता से रूबरू हो रहे हैं, कैसा रहा है आपका पूरा प्रचार का? बहुत उत्साह है जनता में और मैं समझता हूं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से बहुत उत्साह है अगले 25 साल के विकसित भारत के संकल्प से। और मेरी प्रत्याशिता में भी मैं यहाँ पर काफ़ी काम किया हूँ अपनी संस्था के द्वारा, अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उसमें बहुत उत्साह है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि अष्टमी के दिन मुझे टिकट मिला और नवमी के दिन मैं यहाँ पर आया और उसके बाद से निरंतर मैं घूम रहा हूँ और उसमें मुझे हर जगह, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे, हर परिवार में समर्थन मिल रहा है। इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप यहाँ पर जब जाते हैं तो एक बेसिक मुद्दे की हमने बात कर ली है, ये मुद्दे रखते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनाव में बहुत प्रभावी रूप से सामने हैं? 3-4 मुद्दे बहुत मेरे हिसाब से आज की तारीख में मायने रखते हैं। राम मंदिर निर्माण, क्योंकि बगल में ही अयोध्या बहुत दूर नहीं है, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय शक्ति की जो ऊर्जा है वो उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। आदरणीय मोदी जी की गरिमामय सम्मान पूरे विश्व में, उससे बहुत हुआ। एक सम्मान जागा है, एक दिल में इच्छा जागी कि भाई मैं भारतीय हूँ। और उसी के साथ साथ मैंने भी क्षेत्रीय स्तर पे एक देवरिया का वासी, उसके जीवन में कैसे अर्थ आए उसके बारे में शोध कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, दोनों हैं मेरे हिसाब से, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसमें योगी जी का बहुत बड़ा नेतृत्व का एक बहुत बड़ा किरदार है, उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, उसमें आए थे। तो हर प्रकार से मेरे हिसाब से मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है उसका प्रभाव अपने क्षेत्र में है और मैं संभवतः तीसरा उसकी कड़ी बन जाऊंगा। तो सबके प्रयास का जो नारा मैंने दिया है अपने क्षेत्र में वो अवश्य आगे सफलतापूर्वक चलेगा। जी, धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शशांक मणि त्रिपाठी, जिनका कहना है कि जो अपराध और इस सब बीते दिनों की बात हो गई है और जिस तरीके से पूर्वांचल का विकास होना था वैसा विकास नहीं हो पाया है और पिछले कुछ वर्षों में
माफिया राज खत्म हुआ है, विकास की गति आगे बढ़ी है और इन विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए ही वो यहाँ पर बीजेपी और एनडीए अलायंस के रूप में के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मैदान में है और उन्हें उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन्हें इस बार जीत दिलाकर जरूर लोकसभा में भेजेगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, देवरिया, उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले बुधवार की रात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ड्रोन लेजर शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की विरासत और संस्कृति के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और वादों को भी प्रदर्शित किया गया। और हमारे देश में आम चुनाव अब आखिरी पड़ाव की ओर है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की धूम मची रही। इन मुद्दों के बीच एक बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का, जिसकी गूंज बिहार में सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती रही। बिहार में कहां-कहां से किसने और किसको बनाया उम्मीदवार, इसकी पड़ताल की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बिहार में शायद ही कोई ऐसा दल है जिसमें विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के चयन में परिवार को तरजीह ना दी गई हो। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर अक्सर परिवारवाद को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि उनके 2 पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहले से ही सियासत में सक्रिय हैं और अब उनकी 2 बेटियों के चुनाव मैदान में कूद पड़ने से परिवारवाद की कहानी को और भी बल मिलता है। लालू प्रसाद की बड़ी बिटिया मीसा भारती पहले से ही राज्यसभा की सांसद हैं और अब वो पाटलिपुत्रा से चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं लालू प्रसाद को किडनी देने वाली बिटिया रोहिणी आचार्य छपरा में पूरे दमखम के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ चुनाव मैदान में डटी हैं। इसके अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से खम ठोक रहे हैं। संविधान में क्या रोक लगी है क्या इस पर? व्यक्ति में यदि मेरिट हो तो वह किसी एक अपने पुरखे को बड़ी जगह राजनीति में रहने के चलते उसका डिमेरिट में बदल जाएगा। यह याद रखिए। और केवल परिवार में जन्म लेने से लिए पद नहीं मिल जाता, जनता के आदेश को लेना पड़ता है। परिवार के लोगों को उम्मीदवार बनाने में कोई भी दल पीछे नहीं है। बीजेपी ने डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को नवादा से, जबकि सासाराम से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल के बेटे शिवेश राम भाजपा की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। औरंगाबाद से पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे सुशील कुमार सिंह तो पश्चिमी चंपारण से पूर्व सांसद मदन जायसवाल के पुत्र संजय जायसवाल और मधुबनी में वयोवृद्ध नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव बीजेपी के टिकट पर जनता के बीच हैं। ये परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने आए थे, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और इस धरती पर परिवारवाद की जिम्मेदारी नहीं चलती है। लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सबसे दिलचस्प आंकड़े लोजपा रामविलास के हैं, जिन्होंने 5 में से 4 उम्मीदवार परिवार से उतारे हैं। हाजीपुर से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, जमुई से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, वैशाली से जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी लोजपा की उम्मीदवार हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, बल्कि एक दिलचस्प कहानी और भी है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर की, जहां पर बिहार सरकार के जदयू कोटे के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी विभिन्न पार्टियों से चुनाव मैदान में जमे हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के अत्यंत करीबी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जहां लोजपा की उम्मीदवार हैं, तो मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी रामविलास पासवान के अपने ममेरे भाई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह खुद राज्यसभा के सांसद हैं और उनके बेटे आकाश सिंह महाराजगंज के महाराज बनने के लिए बेताब नजर आते हैं।
साथ ही मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद को, जबकि पटना साहिब में मीरा कुमार के पुत्र अभिजीत अंशुल टिकट से नवाजे गए हैं। बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड भी परिवारवाद की रेस में अपने को बनाए रखने की जद्दोजहद में है। बिहार की चर्चित सीटों में शुमार शिवहर से बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और वाल्मीकि नगर से पूर्व सांसद बैद्यनाथ महतो के पुत्र सुनील कुमार जदयू के कैंडिडेट हैं। वहीं गया लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के कैंडिडेट हैं, तो उनके बेटे संतोष कुमार बिहार सरकार में मंत्री हैं और मांझी की समधन ज्योति देवी विधायक हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, भगवान महावीर और बुद्ध का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार इन दिनों परिवारवाद की आगोश में छटपटा रहा है। कोई ऐसा सियासी दल नहीं है जिस दल ने परिवार के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया हो। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ता है जो सालों भर ठंड में ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं और गर्मी में अपना चेहरा झुलसाकर अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। कैमरामैन ललित के साथ बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केजरीवाल ने एक याचिका जमानत के लिए और दूसरी याचिका मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की है। कोर्ट इस मामले में 1 जून को सुनवाई करेगा। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका झेल रहे हैं। उन्हें फिर से झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। अग्निकुल की टीम ने आज सुबह लगभग 7:15 बजे श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन से अपना पहला 3D मुद्रित उपग्रह अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। अग्निबाण का अंतिम प्रक्षेपण पिछले मंगलवार को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन इग्निशन दबाव की समस्या के कारण इसे रद्द किया गया था। इससे पहले कई अन्य कारणों से भी लॉन्च को कई बार टाला गया था। अग्निबाण द्विस्तरीय, पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। यह रॉकेट एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है जो गैस और तरल प्रणोदक को जोड़ता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इसरो ने पहले अपने किसी भी रॉकेट में नहीं किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रक्षेपण के बाद सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अग्निबाण के सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा है कि यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगी। दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिटेंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रमाण है। अग्निकुल कॉस्मोस टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।
और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। राजनीति की चाल से